हेलो दोस्तों, बेसिक डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पॉलिटी के इस लेक्चर का 8 पार्ट है और इस पार्ट में हम ना केवल फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे, खत्म करेंगे, बल्कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सभी को खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत कंडेंस होने वाली है, मतलब थोड़ी सी बड़ी होगी और प्लस एक साथ 3 टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएंगे। बहुत लोगों की क्रेज थी कि पॉलिटी कब तक खत्म होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो कब तक खत्म होगी, कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, उसको मैं ग्रुप में अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वीडियो और लंबी हो जाएगी। बाकी जो लोग नए हैं इस वीडियो पे, उन्हें बता दें कि दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अवर फ्रीज बैच, दैट इज फॉर सीडीएस सीएपीएफ 2026 एस्पिरेंट्स। इस इस बैच के अंतर्गत हम आप सभी को इंग्लिश, मैथ और जीएस, साथ ही करंट अफेयर का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड उसके साथ साथ सीएपीएफ के जो पेपर 2 है उसमें भी मैं आपको सपोर्ट करेंगे जितना हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं इस पॉलिटी के इस लेक्चर को अभी देख रहे हैं, नए नए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हमारे 7 लेक्चर्स आ चुके हैं पॉलिटी के। आपको अगर आप सीएपीएफ के हैं तो आपको सीएपीएफ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो 7 के 7 लेक्चर्स, और अगर आप सीडीएस के एक्सपेरेंट हैं तो आपको वो सीडीएस की प्लेलिस्ट में ये लेक्चर 7 के 7 जो पुराने हैं वो मिल जाएंगे, साथ में ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बिना किसी समय को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। इससे पहले देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 2023 एंड 2024, दैट इज द अंडर द पार्ट ऑफ द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। इससे पहले हम 2022 और उसके पहले के जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स में, उनको डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ही करेंगे हम, मतलब एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन को समझते हैं ना हम लोग, शोषण। तो शोषण कई तरह के पुराने समय में भी होते थे, जैसे स्लेवरी के अंदर स्लेव शोषण होता था। ठीक है, और फोर्स्ड लेबर, जो फोर्स्ड लेबर होता है, आपसे जबरन काम कराया जाता है और आपसे पैसा भी नहीं दिया जाता है आपको। चाइल्ड लेबर, ऑल्दो कंसेंट से ही हुआ काम होता है, लेकिन पॉवर्टी ज्यादा होती है, इस वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है, लेकिन ये भी एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन ही है बच्चों का। कोई बच्चा नहीं चाहता कि वो एजुकेशन छोड़ करके काम करे बचपन में, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन सभी तरह के एक्सप्लॉइटेशन को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, और जो जो वल्नरेबल सेक्शन इन तरह के एक्सप्लॉइटेशन को सफर करते हैं उनको उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 2023 एंड 2024 यही बात करता है। ठीक है, तो अगेंस्ट दी वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूसेस। ठीक है, तो ये एम्फसाइज करता है। ठीक है, जो 2023 और 2024 है, जो अंडर द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये ह्यूमन डिग्निटी को एम्फसाइज करता है, क्योंकि जब हम इनसे एक्सप्लॉइटेशन इनका नहीं करेंगे तो उस पर्सन की डिग्निटी तो मेंटेन होगी ना, और प्रोटेक्शन होगा उस वल्नरेबल ग्रुप का। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम एक एक करके 23 24 को हम करेंगे। ठीक है, तो 23 में क्या होता है कि ये प्रोहिबिट करता है, ये ट्रैफिक इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने सुनी होगी कि व्यक्ति को, इंसानों को बेच दिया जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। वुमेन ट्रैफिकिंग भी होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है, तो दो कंबाइन में ही इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही कहते हैं। इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको एक्सप्लॉइटेशन ही एक तरह का है, तो उसे भी प्रोहिबिट करता है। ठीक है, प्रोहिबिट करता है। और साथ में फोर्स्ड लेबर, साथ में फोर्स्ड लेबर को क्या करता है, इसको भी प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 2023। ये आर्टिकल फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है साथ में। लेकिन फोर्स लेबर मतलब होता है जबरन आपसे काम कराया जाए, जबरदस्ती, आपकी कंसेंट के बिना, वही तो फोर्स लेबर होगा ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मतलब आर्टिकल 2023 में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर जरूरत पड़ने पर स्टेट आपसे फोर्सफुली कह सकती है कि आप कंपलसरी कोई काम कीजिए, वो भी पब्लिक सर्विस में। मान लीजिए कोई एक्सटर्नल अटैक हो गया, मतलब मान लीजिए किसी कंट्री ने अटैक कर दिया इंडिया में, तो मतलब नीड हो रही है आर्मी की बहुत ज्यादा। ठीक है, आर्मी पर्सनल की नीड पड़ रही है, या फिर मान लीजिए बहुत बड़ा फ्लड आ गया। ठीक है, और वहां पे ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस रिसोर्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट या स्टेट कह सकता है कि हमें
किसी भी पर्सन से कह सकता है कि जबरदस्ती की कंपलसरी कर सकता है कि आप आइए आगे और आकर के लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। आपसे बिना आपके कंसेंट के आप पे कंपलसरी ये कंपल्शन लगा सकता है कि आप ये काम कीजिए, आर्मी को ज्वाइन कीजिए और लड़िए देश के लिए, कंपल्शन ये कर सकता है। तो स्टेट फोर्सफुली काम करवा सकती है इन सब कंडीशंस में, ठीक है। अटैक होता है या कोई डिजास्टर आता है, इन सब कंडीशन में आपसे फोर्सफुली काम करा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल कंडीशन में तो फोर्सफुली काम कराना मतलब फंडामेंटल राइट्स का अब्यूज है, ठीक है, वायलेशन है। लेकिन स्टेट कुछ कंडीशंस में एक्सेप्शन रखा गया है, वो आपसे काम करा सकता है फॉर पब्लिक पर्पस। अब आर्टिकल 224 प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर। ये देखिए चाइल्ड है, ये लेबर कर रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। क्या है, 14 साल से जो भी बच्चे कम हैं विल नॉट बी अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्रीज। उनको फैक्ट्रीज में काम करने की लिए प्रोहिबिट किया जाता है, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, माइंस हो, अदर डेंजरस प्लेसेस में नहीं होता है। और अब तो होटल होटल में भी इनका मतलब नहीं होता है, मतलब उन्हें नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उनकी डिग्निटी पे हार्म होता है। तो जो डेंजरस प्लेसेस होते हैं जैसे फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं, तो इन डेंजरस प्लेसेस में 14 साल से कम बच्चों के लिए वर्क नहीं होगा, इनको प्रोहिबिट किया जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब आपको आपके धर्म से संबंधित कुछ स्वतंत्रताएं हैं और ये होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक नेशन डेमोक्रेटिक तभी होगा जब वहां के लोगों को अपनी बिलीफ, अपनी जो फेथ है, उस फेथ को फ्रीली एक्सप्रेस करना, उसको प्रोफेस करना, उसको प्रैक्टिस करने की जब फ्रीडम होती है, तभी वो डेमोक्रेटिक नेशन होता है। पता चला कि एक नेशन में एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जैसा पाकिस्तान में होता है या इस्लामिक नेशंस में होता है। अदर एक एक पर्टिकुलर, इवन इस्लामिक नेशन में भी एक पर्टिकुलर जो मान लीजिए पाकिस्तानी है, वहाँ इस्लाम को तो प्रोटेक्ट किया ही जाता है, अदर रिलीजन को वहां पे मतलब तरीके से एक्सप्लॉइटेशन ही होता है वहां के लोगों का। अदर रिलीजन के जो बिलीफ रखते हैं लोग, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। इवन इस्लाम में ही कई तरह की कम्युनिटीज हैं अलग अलग, उन विथ इन कम्युनिटीज में भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब स्टेट इसमें भी एक्सप्लॉइटेशन करती है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ना इंटर रिलीजन में होने चाहिए और ना इंट्रा रिलीजन में होना चाहिए एक्सप्लॉइटेशन। सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक बिलीफ का, हर एक फेथ का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, जब स्टेट हर एक रिलीजन का रिस्पेक्ट करती है, उसकी बिलीफ का रिस्पेक्ट करती है, तो वो नेशन क्या कहलाता है? सेकुलर नेशन। इंडिया सेकुलर है। जब हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनको फ्रीडम देंगे, तो उनके पास लिबर्टी होगी, वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो कितने से कितने आर्टिकल तक है? आर्टिकल 25 टू 28, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब राइट कलेक्टिवली अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन एंड प्लुरलिज्म। अब एक चीज ये देखिए, जब हम सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे प्लुरलिज्म बढ़ेगा ना, ठीक है, डाइवर्सिटी इंडिया की मेंटेन रहेगी, हर कोई भी रिलीजन को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी ना इससे, ठीक है, टॉलरेंस बढ़ेगा। भाई लोगों को पता है कि हर एक रिलीजन का यहाँ पे रिस्पेक्ट हमें करना है। तो एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के, एक रिलीजन को पर्सन फॉलो करता है, दूसरे रिलीजन के पर्सन की रिस्पेक्ट करेगा, मतलब टॉलरेंस बढ़ेगा। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, ठीक है। और फॉस्टर करेगा ये डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी करेगा और सोसाइटी इंक्लूसिव बन जाएगी। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको इंट्रो दिया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, और ये होना बहुत जरूरी है। आपके एसएसबी और जो जीटीओ सॉरी जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, वहां पे ये बेसिक नॉलेज बहुत आपको यूज होगी, ठीक है, जब आप इंटरलिंक करोगे किसी भी डिस्कशन में, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अब हम डेल में जाएंगे, आर्टिकल 25 से 28 तक जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो आर्टिकल 25 उसमें दिया गया, फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब एक एक टर्म को मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अभी, ठीक है, एक एक टर्म को। देखो फ्रीडम ऑफ कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या होता है कि आप अपने हिसाब से, अपनी चेतना के हिसाब से, कंसाइज मतलब चेतना होती है ना, अपनी चेतना के हिसाब से आप अपने हिसाब से गॉड से रिलेशन रख सकते हो जैसे चाहो। मतलब आप चाहो तो मूर्ति पूजा कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो आइडोल वर्शिप कर सकते हो,
ठीक है, आप चाहो तो आइडल वर्शिप मत करो, आप चाहो तो नाच करके अपनी रिलीजन को मतलब बिलीफ को अपनी जो है प्रमोट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे। मीराबाई थी, वो नाच करके ही अपना गॉड से अपना रिलेशन मेंटेन करती थी। तो सबको अपने हिसाब से गॉड से रिलेशन रखने में और भगवान से जुड़ने में जिस तरीके से उनको शांति होती है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने में, वो फ्रीडम उनको रहेगी। तो कंसाइज का मतलब यही है, अपने कंसाइज के हिसाब से वो जैसे चाहें वैसे अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोफेस मतलब क्या होता है कि वो कोई भी चाहे वो कैसे भी रिलीजन को डिक्लेयर कर सकता है अपना। जैसे मान लीजिए किसी को सिखों में होता है वो कृपान जो होता है वो कृपान को धारण करके उनका रिलीजन रखता है, हिंदुओं में तिलक लगा करके होता है, ठीक है। और अलग अलग धर्म का अलग अलग है, तो आप फ्रीली ये चीजें कर सकते हो, ये चीजें फ्रीली कर सकते हो, ठीक है। अब प्रैक्टिस आप चाहो तो जो आप ये सब चीजें हैं आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और प्रोपोगेट भी कर सकते हो, मतलब आप चाहो इन्हें प्रमोट भी कर सकते हो, इनकी पब्लिसिटी भी कर सकते हो, ठीक है। होता है पब्लिसिटी, प्रोसेशंस निकाले जाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे चाहो उसे प्रोपोगेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये सारी फ्रीडम्स हैं अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो लेकिन जो ये आपको ये दी गई हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं दी गई हैं, ये ऐसे ही नहीं दी गई हैं, यहाँ पे कुछ ये क्या हो रहा है। चलो थोड़ा ही लिखेंगे। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन फंडामेंटल राइट्स में लगाए गए हैं, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से हैं? तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये हैं कि पब्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना है, मतलब आप अपने जब रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आपको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। आपके इस प्रैक्टिस में किसी और दूसरे के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। पता चला आप प्रोफेस कर रहे हो, मान लीजिए किसी भी रिलीजन को कह तो नहीं सकते हैं, आप एक अपने रिलीजन को प्रमोट करते करते आप क्या कर रहे हो, आपने लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ दिया। मतलब इस तरह की कंडीशन नहीं होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ बिगड़ जाए आपके, आप इस तरह से प्रोफेस कर सकते हो, आप समझ रहे होंगे आप लोग। मोरालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, आप ऐसे अपने धर्म को मेंटेन कीजिए। हेल्थ भी लोगों की ठीक ठाक रहनी चाहिए। लोग जो अंधभक्त होते हैं और कह सकते हैं जो सुपरस्टिशियस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी हेल्थ की केयर किए बिना ही धर्म के नाम पे कुछ भी कर देते हैं। तो हेल्थ और मोरालिटी वहाँ पे सैक्रिफाइस हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें स्टेट सफ़र नहीं करेगा। रिलीजन रीज़नेबल होना चाहिए, उसका प्रमोशन और उसका प्रोपेगेशन, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या है कि स्टेट चाहे तो जो आपकी ये सब फ्रीडम दी गई है, इसमें स्टेट चाहे तो आपके रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है। जब मैंने सेक्युलरिज्म बताया था तो कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने आपको कि इंडिया का सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से इस मायने में डिफरेंट है कि पूरी तरीके से इंडियन सेक्युलरिज्म में जो स्टेट है वो पूरी तरीके से अलग नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता है, पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होता है, वो इंटरवेंशन करता है। स्टेट इंटरवेन करेगा और वो किस तरीके के लिए करेगा, वो वेलफेयर के लिए करेगा, ठीक है। और रिफॉर्म के लिए करेगा, सोशल रिफॉर्म के लिए करेगा। अब सोशल रिफॉर्म जैसे ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक मुस्लिमों में ये कहा जाता था कि भाई ये हमारे रिलीजन का पार्ट है, तो हम इससे क्या कर रहे हैं, ये हमारा प्रैक्टिस है, ये हमारा प्रोफेस है, द वे ऑफ प्रोफेस आवर रिलीजन एंड प्रैक्टिस। लेकिन फिर भी ट्रिपल तलाक जो वुमेन थी उनकी डिग्निटी को हार्म पहुंचाता था, दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। एक रिलीजन की जो प्रैक्टिस और प्रोफेस करने के तरीके हैं उसको भी बैन किया जा सकता है, वाई? सोशल रिफॉर्म करके, सोशल रिफॉर्म के नाम पर और वेलफेयर के नाम पर। मतलब स्टेट, इंडिया के सेकुलरिज्म में स्टेट इंटरवीन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कब करेगा, जब उसको सोशल रिफॉर्म की नीड होगी और वेलफेयर चाहिए होगा। आपके इस प्रैक्टिस से, रिलीजन के इस प्रोफेशन प्रैक्टिस से किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो। अब ह्यूमन की डिग्निटी वायलेट हो रही है, लाइफ डिग्निटीफुल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, इसका मतलब है मैंने पिछली क्लास में बताया था आर्टिकल 21 का वायलेशन, 21 का वायलेशन। तो फिर इसको कैसे सफर किया जाएगा? मतलब आप एक आर्टिकल के प्रैक्टिस में, 25 के प्रैक्टिस में आप 21 का वायलेशन कर रहे हो, फिर नहीं सही होगा ना। इसी तरह के सबरीमाला टेम्पल इशू में क्या हुआ था,
वुमेन जिनको पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स होते हैं वुमेन्स को, तो वुमेन्स को सबरीमाला जो कर्नाटका है वहाँ पे टेम्पल में, कर्नाटका के केरला में है, वहाँ पे टेम्पल में एंट्री इसीलिए नहीं दी जाती थी क्योंकि उनको पीरियड्स आता है। ठीक है, वहाँ वुमेन्स को एंट्री दी नहीं जाती थी। तो ये भी तो राइट टू इक्वालिटी और वुमेन की डिग्निटी को हार्म पहुंचा रहा है ना, एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है ना। इन सब चीजों को रोकने के लिए, इस तरह की चीजों को रिफॉर्म लाने के लिए सोसाइटी में गवर्नमेंट रिफॉर्म लेकर आएगी और रिलीजन में इंटरफेयर करेगी। आपके फ्रीडम में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें इंटरवेन करेंगी इस तरह की सोशल रिफॉर्म को लाने के लिए। ठीक है, देखिए लिखा भी सोशल रिफॉर्म एंड सोशल वेलफेयर के लिए। अब देखिए यही वाला है, ये केस याद रखिएगा, कुरैशी वाला केस है, मोहम्मद हनीफ कुरैशी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सैक्रिफाइस ऑफ काउज है ऑन बकरीद डे वाज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मोहम्मद रिलीजन। मतलब जो बकरीद के डे में जो काउज का सैक्रिफाइस किया जाता है वो मोहम्मद रिलीजन का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, हेंस इट कुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द, कुड बी मतलब किया जा सकता है, स्टेट से प्रोहिबिट कर सकती है अंडर आर्टिकल इसके तहत। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आपके पास अपने रिलीजन को प्रमोट और प्रोपोगेट और प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपने रिलीजन को मैनेज करने का भी अधिकार है अंडर आर्टिकल 26। अब वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। दरअसल इसमें क्या है कि राइट टू इस्टेब्लिश, आप चाहो तो अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन को, मतलब मंदिर को या कोई चैरिटी फंड को आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो इस्टेब्लिश कर लो, उसको मेंटेन कर लो, उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके अफेयर को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये इसके लिए आप प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकते हो। आप इंस्टीट्यूशन बनाओगे, चैरिटी बनाओगे तो आपको कोई प्रॉपर्टी चलेगी ना, तो वो प्रॉपर्टी आप चाहो तो प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो आपको प्रॉपर्टी लेने का अधिकार है, उसको एस्टैब्लिश करने का अधिकार है, उसको मैनेज करने का अधिकार है। साथ में ये सारी चीजें जो एडमिनिस्टर हो रही हैं, एक चीज याद रखना है, ये सारी चीजें आपको लॉ के अंदर ही होनी है। अब इनमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, मोरालिटी नहीं चाहिए, हेल्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। पता चला आप अपने इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जिससे पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, जैसे कुछ बाबा हैं, कुछ बाबा क्या करते हैं, या वो ज्ञान देने के नाम पे अंदर रेप और वो सारी चीजें होती हैं, तो उससे पब्लिक मोरालिटी तो खराब होती है ना, और हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। तो ये सब चीजें सफर नहीं की जाएंगी, वहां पे फिर इन इंस्टीट्यूशन में इंटरवेन किया जाएगा। आपके पास है मैनेज अपने रिलीजन को, अफेयर अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का, लेकिन इस कदर का नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सके। आर्टिकल 27 में क्या है कि ये फ्रीडम है, मतलब आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई प्रमोशन और प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई टैक्सेस नहीं लिया जाएगा। बस केवल क्या हो सकता है, एक चीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी आपसे रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। मतलब आप अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो, तो उसके लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। बस क्या लेगी गवर्नमेंट, कोई टैक्स नहीं लेगी, बस फीस लेगी। वो फीस भी क्यों लेती है, आपको अच्छी सर्विस देने के लिए। ठीक है, ताकि जो आपको हम एक सर्विस दे रहे हैं, कोई मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अब इसमें तो बहुत सी चीजें होती हैं, बस इतना याद रखिएगा, कुछ बोलने जैसा नहीं है। फीस लिया जाता है, टैक्स नहीं लिया जाता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ रिलीजन में वो भी इसलिए लिया जाता है क्योंकि स्पेशल और अच्छी सर्विस दी जा सके लोगों को। 28 क्या है, 28 क्या करता है कि आपने बहुत जगह सुना होगा कि कई जगह पर 2 मिनट, कई जगह पर क्या होता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जो वो रिलीजन इंस्ट्रक्शंस हैं वो ना दिए जाएं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रहा है, वो धार्मिक शिक्षा दे रहा है, मतलब धर्म के बारे में बता रहा है बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो इस तरह की चीजें रुक सकें। ठीक है, वो भी कहाँ, जो स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन है, जिनको स्टेट फंड कर रहा है, स्टेट मेंटेन कर रहा है। तभी ये क्या लिखा गया, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इज होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। इन जगहों पर, क्योंकि ये स्टेट के इंस्टीट्यूशन है जिन्हें स्टेट ही मेंटेन कर रहा है, स्टेट ही चला रहा है, ऐसी जगह पे ये कहा जाता है कि ऐसी जगह पर क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि ये सरकारी प्लेसेस हैं और सरकारी प्लेस में आपको पता है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसीलिए। नहीं तो सेकुलरिज्म बिगड़ जाएगा। और सेकुलरिज्म आप जानते हैं कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, वो सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और अगर जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट चला रही है उसको मेंटेन कर रही है, उसको फंड दे रही है, अगर उस वहीं पे ही एक पर्टिकुलर रिलीजन का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो ये गलत बात है ना। तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी, ये याद रखिएगा। इस तरीके से इंस्टीट्यूशन को कुछ क्लासिफाई किया गया ताकि ये चीजें रोकी जा सकें कि इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, सेकुलर जो सेकुलर नेचर है वो मेंटेन रहे। तो 28 में तो 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिवाइड किया गया। एक इंस्टीट्यूशन क्या है जो होली मेंटेन किया था स्टेट से, यहाँ पे एजुकेशन ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, मतलब कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी, यहाँ पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। कुछ इंस्टीट्यूशन क्या है, एडमिनिस्टर करेंगे बाय स्टेट बट स्टैब्लिश अंडर द एनी इंडोमेंट और द ट्रस्ट, मतलब कुछ स्टेट इनको एडमिनिस्टर तो कर रही है लेकिन ये स्टैब्लिश ट्रस्ट के थ्रू हुए हैं, यहाँ पे परमिटेड है, ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेड मैनर में। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है, वहां पे वॉलंटरी बेसिस पे, मतलब अगर पेरेंट्स कहेंगे तो बच्चों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। तो जो होली मेंटेन किए जा रहे हैं स्टेट्स के थ्रू, वहां पे कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। जहां स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है लेकिन स्टैब्लिश ट्रस्ट ने किया है तो वहां पे भी परमिटेड है। वॉलंटरी बेसिस पे कहां पे परमिट है, जो स्टेट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया इंस्टीट्यूशन। अब रिसीविंग एड फ्रॉम, यहाँ पे भी वॉलंटरी है, जो स्टेट्स से रिसीव कर रहे हैं एड को, रिकॉग्नाइज किए गए हो ना किए गए हो, अगर एड भी, क्योंकि अगर रिकॉग्नाइज किए गए हैं तभी तो एड ले रहे हैं ना गवर्नमेंट से, तो रिकॉग्नाइज और एड दोनों किए गए हैं तो वहां पे भी वॉलंटरी बेसिस पे है। तो कंप्लीटली कहाँ पे प्रोहिबिटेड है, जहां होली मेंटेन किया जा रहा है स्टेट के। तो जो गुरुकुल गुरुकुल होते हैं, जो मदरसे उदरसे होते हैं, वहां की बातें ही ज्यादा चल रही हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इन इंडिया। अब हम आते हैं 28 आर्टिकल हो गया, अब हम आर्टिकल की बात करते हैं 29 टू 30। 29 टू 30 जैसा आप सभी जानते हैं ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट के लिए इसमें आता है, ठीक है। हम मतलब आपके पास एजुकेशनल राइट जैसे 21A में तो हमने देखा है, साथ में यहाँ पे भी है, और वो स्पेशली माइनॉरिटीज के केसेस में ज़्यादा है। और कल्चर राइट जो है वो भी माइनॉरिटीज के लिए भी हैं और मेजोरिटी के लिए भी हैं। तो 29 क्या कहता है, 29-13 कॉन्स्टिट्यूशन आर वाइटल प्रोविजन दैट एम टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द डाइवर्स कल्चर, क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स कल्चर को लेकर चलती है, तो इस कल्चर को प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए ये आर्टिकल 29 टू 30 है, ठीक है कंट्री। और वाइल इंश्योरिंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। तो कल्चर भी हमें प्रोटेक्ट करना है, रिजर्व करना है, जो हमारा डाइवर्स कल्चर है, और जो डाइवर्स कल्चर के लोग हैं उनके लिए एजुकेशन भी हमें प्रोटेक्ट करनी है, प्रमोट करनी है, उनके लिए एक्सेस देना है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, इस प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज बाय 2 प्रोविजंस, 2 प्रोविजन के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में 29 आर्टिकल में 2 प्रोविजन रखे गए हैं, उस प्रोविजन के थ्रू ये माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है पहला प्रोविजन, क्या है पहला प्रोविजन, कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पहली बात तो ये एनी सेक्शन को याद रखिएगा। एनी सेक्शन का मतलब है कि इसमें मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों भी आ जाएगा, बस शर्त ये है कि जो भी रिसाइड कर रहा हो इंडिया में, रिसाइड कर रहा हो, और एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिसाइड कर रहा हो बस इंडिया में, और उसके पास बस क्या हो, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी, अगर उसके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, अगर उसके पास कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है, ऐसे कल्चर है जो बहुत रेयरली मिलता है, मतलब डिस्टिंक्ट है अदर मेजोरिटी से, तो उसे राइट है अपने उस कल्चर को, अपनी स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का। अब नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए आप, लद्दाख इन रीजन में चले जाइए या ट्राइबल रीजन में चले जाइए, वहां पे उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, राइट टू कंजर्व द सेम। सेकंड प्रोविजन क्या है, मैंने बोला ना कि 29 आर्टिकल 2 प्रोविजन रखता है माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कौन कौन से हैं, द स्टेट द सिटीजन, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू द एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, जो भी मेंटेन किया जाता है स्टेट, मतलब स्टेट, जो भी स्टेट रन या स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे किसी को भी एजुकेशन देने से डिनाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। रिसीविंग द एड आउट ऑफ द फंड, ठीक है। और वही बात है कि इन केसेस पे कि धर्म और जाति के बेसिस पे किसी को बना नहीं किया सकता, जो भी स्टेट के फंड से चल रहे हैं। आर्टिकल 29
ऑल्सो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू बोथ, मैंने बोला ना, माइनॉरिटीज एंड द माइनॉरिटीज, जो लैंग्वेज की माइनॉरिटीज होती हैं और रिलीजन दोनों की। माइनॉरिटीज दो तरह की होती हैं, एक लैंग्वेज के बेसिस पे होती है, ठीक है, मतलब किसी की लैंग्वेज बहुत छोटे, मतलब कोई ऐसी लैंग्वेज है इंडिया में जिसके बस 10,000 से 20,000 लोग बचे हैं, या 1-2 हज़ार लोग बचे हैं, तो वो माइनॉरिटीज में आ जाएगा। दूसरा माइनॉरिटीज टाइप की कौन सी होती है, अब एक चीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया है, नो वेयर डिफाइन टर्म माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे है नहीं, ठीक है। दूसरा रिलीजन, मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म के लोग बहुत कम संख्या में हैं तो वो भी माइनॉरिटीज में आ जाएंगे, तो कल्चर के बेसिस पे माइनॉरिटीज हैं और रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटीज को डिफाइन किया गया है, मतलब डिफाइन नहीं किया गया, हम जनरली कंसाइडर करते हैं, इतना ही है। तो एक एग्जांपल इसमें देख लीजिए, जलीकट्टू को क्या किया गया प्रैक्टिस को, क्योंकि ये रिलीजन का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है, इसे कंजर्व किया गया, इसे प्रोलिटी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे प्रोहिबिट नहीं किया गया जलीकट्टू प्रैक्टिस को, क्यों, क्योंकि ये कल्चर का पार्ट है, ठीक है। चलिए, राइट टू माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 को भी हम खत्म करते हैं। अब माइनॉरिटीज के पास ये भी राइट है कि वो अपने इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर, जैसे यहाँ 26 में हमने देखा था कि जो फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, अब वो क्या कर सकते थे, एस्टैब्लिश कर सकते थे, मेंटेन कर सकते थे इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन एंड चैरिटेबल पर्पस। सेम उसी तरीके से जो माइनॉरिटीज हैं, वहां तो रिलीजन के बेसिस पे बात हो रही है, और उसमें तो रिलीजियस माइनॉरिटीज भी आएंगी जो अपने रिलीजन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बस रिगार्डिंग कि वो स्टेट के लॉ को फॉलो करें, बस। अब यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल नहीं, सॉरी, रिलीजियस नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने सुना होगा एएमयू, अभी तो एएमयू को माइनॉरिटीज का स्टेटस मिल चुका है, काफी लंबी लड़ाई की इन्होंने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये माइनॉरिटीज का है ना, मुस्लिम माइनॉरिटीज का इंस्टीट्यूशन है, अब तो स्टेटस है तो बोल सकते हैं हम लोग, माइनॉरिटीज का है, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ही इसी पर्पज से हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और उस एडमिनिस्ट्रेशन उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, उर्दू, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज में, अगर वो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि कई एरिया में तेलंगाना जाओगे तो वहां पे कुछ लैंग्वेज के, कुछ कल्चर के लोग माइनॉरिटीज में होंगे, तो वो लोग भी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, और मेन पर्पस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का यही होता है कि अपने कल्चर को कंजर्व कर लें, क्योंकि अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी स्क्रिप्ट है, वो कंजर्व नहीं रहेगा, वो और लोगों तक प्रमोट नहीं होगा, ऐसे एक पर्सन से ये कई पर्सन तक जाता जाएगा तो ये जिंदा रहेगा, अदरवाइज खत्म हो जाएगा, इनका मेन पर्पस यही रहता है एजुकेशन का, ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाना था। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर देयर चॉइस, ठीक है, अपनी चॉइस के उनको, ये दिमाग खराब करके रखा हुआ है यार ये, यार यार, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको, रुला देगा नहीं तो ये, इतनी क्या प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है। तो इनके पास क्या है, राइट टू, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, राइट अंडर द आर्टिकल 30 also include the right of minority to impart the education to its own children अपनी लैंग्वेज में, नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, कोई पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब स्टेट अगर दूसरे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कोई सरकारी स्कूल है, वहां पे जो ग्रांट इन एड दे रहा है, वही ग्रांट इन एड इन्हें भी देगा, उतनी ही ग्रांट इन, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा एड देने में, नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज बाई द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज जो इंस्टीट्यूशन मैनेज कर रहे हैं उनको भी एड दिया जाएगा, और उसी हिसाब से दिया जाएगा जैसे अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है जो नॉन माइनॉरिटीज को थ्रू मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। कंपनसेशन, अगर इनके कोई लैंड और इनको एक्वायर किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है, तो इन्हें भी कंपनसेशन दिया जाएगा और मार्केट वैल्यू में दिया जाएगा, ये चीज याद रखेगा, फिक्स बाय स्टेट, दे आर स्टिल सब्जेक्ट टू द रीजनेबल
रेगुलेशन मतलब इनका जो ये राइट है आर्टिकल 30 के थ्रू, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो क्या है, वो मेंटेन करना है एजुकेशन स्टैंडर्ड। मतलब अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो बना लिया, इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए ना, तो स्टेट इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, यहाँ रेगुलेशन स्टेट कर सकता है, कह सकता है कि आपको ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वेलफेयर लाने के लिए, और माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गलत एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, कुछ कुछ वायलेशन ना हो किसी लॉ का, किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, तो इस तरह की चीजें को रोकने के लिए भी स्टेट इंटरवेंशन कर सकता है और इस तरह के फंडामेंटल राइट्स को इंटरवेन कर सकता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में क्या है कि इसमें आपके पास जो ये फंडामेंटल राइट मैंने अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है, आर्टिकल आपको आर्टिकल जो है 14 से लेकर के 30 तक, ठीक है, तो 31 क्योंकि मैंने बताया कि 31 हटा दिया गया है, ठीक है, तो आप सीधा 32 पे आ गए हम लोग 30 के बाद, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था वो हटा दिया गया है, ठीक है, 34 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या इनका इन्फोर्समेंट नहीं होता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अंडर द आर्टिकल 32 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द फंडामेंटल राइट्स, इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आप जा सकते हो। तो इसमें ये अफर्म करता है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर इन्फोर्समेंट, आप इन्फोर्समेंट के लिए जाओगे अपने फंडामेंटल राइट को जो आपको पार्ट 3 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, सुप्रीम कोर्ट के पास, आपके पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कुछ रिट्स को जारी करेगी, और इन्हीं रिट्स को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अगर ये आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिज करेंगे तो आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट्स को जारी करेगा। याद रखिएगा, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आप उसके इन्फोर्समेंट के लिए कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपकी इस अप्लाई अपील को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि अंडर आर्टिकल 32 अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हो बिना लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के, ठीक है, इन सभी जो लेयर्स हैं इनको हटा करके डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील को सुनेगा, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इस केस में, रिट को जारी करेगा, और वो उन्हीं रिट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन रह गई है कि कौन से रिट पब्लिकली पर्सन को इशू किया सकती है, कौन से प्राइवेट को भी किया सकती है, तो वो मैं अभी यहीं लिख दूंगा, आपको नोट्स में डाउन डाउन कर लेना है जब आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। हेबेस कॉर्पस, पहली रिट कौन सी है, हेबेस कॉर्पस। मान लीजिए किसी पर्सन को गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हेबेस कॉर्पस रिट जारी करेगा, ठीक है, 5 तरह की रिट जारी की जाती है, हेबेस कॉर्पस रिट जारी करेगा, और उस रिट में पुलिस वालों से कहेगा कि आप उस पर्सन की बॉडी को, मतलब उस पर्सन को मेरे सामने लेकर आओ, आई विल चेक कि उसे लॉफुली प्रेजेंट किया गया है, अरेस्ट किया गया है, या प्राइवेट कस्टडी में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों अथॉरिटी के अगेंस्ट हो सकता है, ये चीज बस याद रखिएगा, ठीक है, प्राइवेट अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट इस रिट को इशू किया जा सकता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब मैंडेमस में क्या होता है, मान लीजिए आप किसी ऑफिस गए और ऑफिस में वहां के लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, या कोड भी सही से काम नहीं कर रहा है, तो और जब काम सही से नहीं करेंगे तो उससे आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेशन होगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस इशू करेगा पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, और उनसे क्या कहेगा, और ये याद रखिएगा कि ये केवल और केवल पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ही होता है। हैबेस कॉर्पस तो पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट, पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट यूज किया सकता है, मैंडेमस केवल और केवल पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ही किया सकता है, मतलब सरकारी लोगों के ही खिलाफ किया जा सकता है, इसको प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही किया जा सकता है। अकेले हैबेस कॉर्पस ही शायद ऐसा है जिसको केवल पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है इस रिट को, बाकी रिट्स को पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही किया जा सकता है। तो अब देखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसको पब्लिक और प्राइवेट दोनों अथॉरिटी के अगेंस्ट किया सकता है, बाकी सारी अगेन मैं बोल रहा हूँ, बाकी सबको केवल पब्लिक पब्लिक अथॉरिटी टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटी बाय द लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी वी कमांड द इनसिक्योर में पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिसर। तो ऐसे में क्या होगा
कि जब वो काम नहीं करेगा, आपको सही से सर्विस नहीं देगा, तो इस चीज को सिक्योर करने के लिए पब्लिक ड्यूटी की जाए लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी से, तो इनके अगेंस्ट क्या कर देगा, रिट इशू कर देगा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब सर्टिटरी क्या करता है, सर्टिटरी से पहले प्रोहिबिशन देखो। प्रोहिबिशन में क्या होता है, प्रोहिबिशन को भी याद रखिएगा, ये भी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही होगा। मतलब क्वासी मतलब जो आधी जुडिशियल होती हैं, क्वासी जुडिशियल। ठीक है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी सभी अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं होगा। ठीक है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही होगा। तो प्रोविजन में क्या होता है, प्रोविजन में ये होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्फर करती है अपने जो इंफीरियर लोअर कोर्ट होते हैं कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन को रीच मत करो। कई बार होता क्या है कि लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन अपने अपने जो एरिया होता है उससे बाहर फंक्शन करने लगते हैं और जुरिस्डिक्शन देने लगते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा इन्हें कि नहीं, आप अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर काम कर रहे हो, आप उनको प्रोहिबिट करेगा। सर्टिटरी में क्या करेगा, उनको सर्टिफाई करेगा कि आप अपने लोअर कोर्ट इनको भी अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, मतलब ये दोनों सेम अथॉरिटी के हैं, मतलब कौन सी रिट किस अथॉरिटी के अगेंस्ट हो सकती है, ये चीज जरूर याद रखेगा। केवल हाईवेज कॉर्पस ही पब्लिक और प्राइवेट दोनों के खिलाफ सकती है, बाकी सारी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही होंगी। और उसमें भी सर्टिटरी और प्रोहिबिशन जो होगा वो क्वासी जुडिशियल जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही होगा। ठीक है, तो कोर्स द ऑर्डर, मान लीजिए किसी अथॉरिटी ने, किसी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो भी ट्रिब्यूनल है या कोर्ट है, उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया है जो उनके, मान लीजिए वो ऑर्डर ठीक नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर के लिए, ऑर्डर को डिनाई करने के लिए, उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए सर्टिटरी रिट को इशू करेगी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसमें ये भी कर सकती है कि उस जो लोअर कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर निकाला है उसको तो वो क्वैश कर ही सकता है, साथ में जो पर्टिकुलरली जो वहां पे जो पर्टिकुलरली केस चल रहा है, जिस केस को उसने, जिस जुरिस्डिक्शन को उसने क्वैश करने की बात की, उस जुरिस्डिक्शन को वो अपने पास वापस मंगा भी सकता है कि इसे मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं इस पे निर्णय दूंगा, मैं इस पे वर्डिक्ट दूंगा। तो ऐसा भी कर सकता है, किसके अंतर्गत, सर्टिटरी के अंतर्गत। तो इस चीज को याद रखिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा, ये चीजें तो पक्का लिख लीजिएगा, ये मिस हो गई हैं। ठीक है, अब क्यू वारंटो क्या होता है कि इसमें ये होता है, कई लोग, कई पब्लिक अथॉरिटी ऐसी होती हैं, इसको भी अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही कह सकता है। ऐसी कई पब्लिक अथॉरिटी होती हैं जो क्या करती हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा, फेक आईएएस ऑफिसर हैं, फेक आर्मी ऑफिसर हैं, मतलब फेक तरीके से बनते हैं। ऐसे में क्या होता है, आप अथॉरिटी होल्ड करने लायक हो कि नहीं हो, मतलब आप इंटाइटल्डली, मतलब पब्लिक अथॉरिटी ऑफिस को होल्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऐसे लोगों को चेक करने के लिए, ऐसी चीजों को चेक करने के लिए भी क्यू वारंटो इशू किया जाता है। मतलब क्यू वारंटो इसलिए इशू किया जाएगा कि कोई पर्सन जो पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हुए है, वो उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए इंटाइटल्ड है कि नहीं है, अगर है तो उसको, है कि नहीं है, वो क्यू वारंटो के थ्रू ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, बस खत्म ही होने वाला है, फिर डायरेक्टर प्रिंसिपल आ जाएगा। डायरेक्टर प्रिंसिपल के बाद चीजें ज्यादा फिर स्मूथली चल जाएंगी। फंडामेंटल राइट हमारा खत्म। अब आर्टिकल 33, 32 के बाद 33 आता है। अब इस 33 आर्टिकल का यूज पता है कहाँ होता है, ये आप ही लोगों में होगा, आर्म फोर्सेस के लिए होगा। आर्म फोर्सेस के पास, जैसे जब आप लोग आर्मी में सिलेक्ट हो जाओगे, तो आपके पास जो ये फंडामेंटल राइट्स है, किस लेवल का होगा, मतलब कितना फंडामेंटल राइट आपको मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। और ये आर्टिकल 33 में करता है, मतलब ये एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट में। ठीक है, एक्सेप्शन है जो पार्ट 3 में है। और दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि रिस्ट्रिक्ट कर दे या एब्रोगेट कर दे जो फंडामेंटल राइट है आर्म फोर्सेस के मेंबर के लिए। आर्म फोर्सेस के मेंबर को कितने फंडामेंटल राइट मिलेंगे और उनमें से क्या क्या चीजें रेस्ट्रिक्ट की जाएगी, ये पार्लियामेंट के पास पावर है इस आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आर्म फोर्सेस कितने फंडामेंटल राइट होंगे। फोर्सेस विद द मेंटेनेंस लॉ, इसमें पुलिस भी आती है, याद रखिएगा। ठीक है, सीआरपीएफ सबको ही आता है इसमें। ठीक है, तो 33 आर्म फोर्सेज में फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और पावर किसको देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने की। ये दो चीजें याद रखिएगा। 34 में क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट को, अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ है, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में और कई रीजन में मार्शल लॉ लगता है, तो उस रीजन में फंडामेंटल राइट भी इन्फोर्समेंट पे रिस्ट्रिक्ट लगाया जाएगा। और किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाएगा, 34 के। पावर किसके पास है, अगेन पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट ही समझ लीजिए सुप्रीम है इन चीजों को वो करने के लिए। ठीक है, अब 35 में क्या होता है,
एक्सक्लूसिवली, मतलब 35 ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है कि कुछ फंडामेंटल राइट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, ठीक है। जैसे अनटचेबिलिटी के लिए जो सिविल राइट्स एक्ट लाया गया वो पूरे नेशन में यूनिफॉर्मली अप्लाई हो सके, इसके लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप कानून बनाइए और ऐसा कानून बनाइए उस फंडामेंटल राइट को, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट किसी लॉ के थ्रू या किसी पॉलिसी के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ऑपरेशनलाइज हो सकते हैं। सभी फंडामेंटल राइट तो नहीं, लेकिन कुछ फंडामेंटल, जैसे अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल 17 है उसके लिए एक आर्टिकल बनाने की, एक लॉ बनाने की जरूरत थी। ऑपरेशनलाइज करने के लिए ऐसे फंडामेंटल राइट को क्या जरूरत थी, एक लॉ की जरूरत है। तो क्यों क्यों क्योंकि यूनिफॉर्मिलिटी के साथ एक जैसा सब जगह हो। तो ओके, 2 मिनट। अब आर्टिकल 35 है, तो यूनिफॉर्मिटी के साथ हर जगह वो इम्प्लीमेंट हो सके, ऐसे के लिए क्या करेंगे, ऐसे के लिए फंडामेंटल राइट यूनिफॉर्मिटी के साथ हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल 31A, 31B और 31C, ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम बीइंग द चैलेंज एज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब इसमें होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल रखे गए हैं जो फंडामेंटल राइट के लिए एक्सेप्शन है। मतलब ये राइट, अगर ये जो आर्टिकल्स हैं 31A, 31B, 31C, अगर ये किसी तरीके के लॉ को लेकर आते हैं, तो वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, भी उन लॉ को वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब अनलॉफुल नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। वही किया गया कि आर्टिकल 31B एंड C दैट एग्जेम्प्ट छूट देता है सर्टेन लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज एज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। These exceptions are designed to balance the state policy and the constitutional values। अभी इस पे डिटेल में बात करेंगे। 31A क्या बात करता है, 31A क्या कहता है कि, अब एक एक पे बात करते हैं कि सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, तो सबसे पहले तो ये आर्टिकल कब ऐड किया गया, क्योंकि ये 31 जहां पे भी A B C लग जाता है तो समझ लीजिए उसे बाद में ऐड किया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये ऐड कब किया गया, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, ठीक, ये याद रखिएगा। ये किस लिए गया है, ये सेव करता है कुछ लॉ को जो एक्वायर करते हैं इस स्टेट को, मतलब जो लैंड को एक्वायर करते हैं, ठीक है। अब लैंड को एक्वायर क्यों करेंगे, तो आपको पता है लैंड रिफॉर्म किया गया था, जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो लैंड रिफॉर्म किया गया था। लैंड रिफॉर्म किस लिए किया गया, क्योंकि कई लोगों के पास कुछ ज्यादा ही लैंड था और कई लोगों के पास लैंड था ही नहीं, तो लैंड को जो लोग सरप्लस एरिया लैंड वालों से, कुछ जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड देने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किया गया, तो वो लैंड रिफॉर्म स्मूथली हो सके, कोई कल को खड़ा ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू ही राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया। उससे पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, तो इस राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत लोग खड़े हो जाते कि भाई हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है, आप जो हमसे इस स्टेट हमारा ले रहे हो, हमारी प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो ऐसा वायलेशन ना हो इसलिए ये एक्सेप्शन लगा के रखा गया। ये आर्टिकल 31A लाया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, नेहरू जी लेकर आए कि अगर हम ये काम करेंगे तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो। मैंने आपको बताया कि ये जो 31A B C हैं, ये अगर इनके अंतर्गत अगर कोई लॉ लाया भी जाता है और अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट को चैलेंज करता है, वायलेट करता है, तो उसे अनलॉफुल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे कुछ पर्टिकुलर वेलफेयर पॉलिसी के लिए लाया गया है, ठीक है, स्टेट पॉलिसी के लिए लाया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। तो कौन कौन से लॉ कवर करते हैं, वही मैंने बोला, एक लॉ द टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मैनेज बाय द स्टेट, एमलगमेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो इस स्टेट में वो केवल लैंड ही नहीं, अगर मान लीजिए स्टेट कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन है, मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट ने क्या कहता था, जो एयर इंडिया है जो टाटा की थी, उसे एक्वायर कर लिया था, तो एमलगमेशन कर सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं। तो अगर एक्वायर कर लिया है कॉर्पोरेशन को, तो कल को कॉर्पोरेशन खड़े होकर ये ना बोले कि आप कैसे हमारी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए कोई खड़ा ना हो सके अपने राइट्स को लेकर के, तो इस तरह के ये एक्सेप्शन लाया गया आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 एक्सेप्शन है। और क्या क्या इसमें ऐड है, प्रॉपर्टी के साथ साथ, लैंड प्रॉपर्टी के साथ साथ कॉर्पोरेशन को
amalgamation, modification of right in the corporation and modification in the mining lease। किसी के पास अगर माइनिंग है, किसी के पास कोल माइनिंग किसी ने ओन करके रखी है, तो गवर्नमेंट चाहे अगर वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो उस कोल माइनिंग को खुद ओन कर सकती है। कल को आप खड़े नहीं हो सकते हो, ठीक है, कि हमारी ये माइनिंग है, आप कैसे चला रहे हो, आप कैसे इसको आपने एक्वायर कर लिया, इसका एक्विजिशन कैसे कर लिया है इसकी स्टेट का, तो गवर्नमेंट इस आर्टिकल के थ्रू कर सकती है और आपका फंडामेंटल राइट वायलेट भी नहीं होगा। Procedure to immunity: for state law to enjoy this immunity, it must be reserved for the president's consideration। मान लीजिए कोई स्टेट अगर ऐसा लॉ लेकर आ रहा है जिसमें इन स्टेट्स को एक्विजिशन किया जा रहा है किसी प्राइवेट पर्सन से, तो इसको भी इम्यूनिटी होगी, मतलब सेंटर के साथ साथ स्टेट लॉस भी होंगे, लेकिन वो लॉस पहले प्रेसिडेंट की कंसाइडरेशन के लिए रखा जाएगा और प्रेसिडेंट अगर असेंट दे देगा तब वो लॉ इस आर्टिकल के अंदर 31A के अंतर्गत उसको क्या है, इम्यूनिटी मिलेगी, अदरवाइज उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट से वायलेशन होगा करेगा तो वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट ने उसको कंसिडरेशन के लिए उसने उस लॉ को स्टेट ने अगर उस लॉ को प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रखा है और प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है तब वो वायलेशन नहीं माना जाएगा, चाहे भले वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। बाकी ये याद रहेगा, अमेंडेंट अगर कोई ऐसी लैंड है जिसको एक्वायर किया जा रहा है तो प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है, ये भी कहा गया। 31B में क्या किया जाता है, अब जैसे मैंने अगेन बोला कि ये जो 31A B C हैं, इन्हें पर्टिकुलर एक लॉ जब लाया जाए वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर भी दें तब भी वो वाइड डिक्लेयर ना हो, इसलिए आएगा। तो ऐसे में ही क्या लाया गया, 9th शेड्यूल को ऐड करने के लिए, क्योंकि एक तो ये कुछ तरीके के लॉ थे जो ई स्टेट के लिए थे, तो इनके लिए प्रॉपर 31A लाया गया कि कोई ई स्टेट अगर हम किसी कंपनी को, किसी माइनिंग लीज को या किसी लैंड को एक्वायर कर रहे हैं तब तो हम बच जाएं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो। अब कुछ लॉ तो इनसे बाहर होंगे ना, जो ई स्टेट से अलग होंगे, ठीक है, स्टिल वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेंगे, ऐसे लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। तो पर्टिकुलरली 9th शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे, ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक है, और किसके थ्रू, 31B। तो इट प्रोवाइड द ब्रॉडर प्रोटेक्शन टू आर्टिकल 31A, ठीक है, 31A से भी ज्यादा प्रोटेक्शन देता है 31B, याद रखिएगा। इट सेफगार्ड एनी लॉ इन द 9th शेड्यूल में जो एडेड है फ्रॉम बीइंग इनवैलिडेशन ऑफ द इन्फ्रिंजिंग एनी फंडामेंटल राइट, 31 से इसको ऐड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अब जैसे ये बताया कि इनमें जुडिशियल रिव्यू उतना नहीं चलेगा, मतलब जुडिशरी इसमें रिव्यू नहीं ना करेगी, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में 2007 में बताया कि जो भी लॉ इन 9th शेड्यूल में है, क्योंकि 9th शेड्यूल में जो लॉ डाल दिया गया गवर्नमेंट ने, जो भी लॉ 9th शेड्यूल में 31B के अंतर्गत डाल दिया, जो भी लॉ, वो लॉ फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने के बाद भी उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये एक इम्यूनिटी थी लॉस को, ठीक है, फंडामेंटल राइट के वायलेशन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहेलो केस में ये कहा कि ये जो प्रोटेक्शन 9th शेड्यूल में दिया गया है, ये केवल और केवल जो 24 अप्रैल 1973 के पहले के जो कानून बनाए गए हैं और वो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, केवल ये इम्यूनिटी, ये प्रोटेक्शन केवल उन्हीं को ही है, सबको नहीं। जो पोस्ट अप्रैल 1973 में जो लॉज 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उन लॉज को ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब वहां पे जुडिशियल रिव्यू होगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस को याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और ये केस ये उस डेट से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसी डेट को केशवानंद भारती जजमेंट आया था जिसने बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन को, ठीक है। द कुड बी बेसिक स्ट्रक्चर को मैं पहले बता चुका हूं, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का राइट है, यस एब्सोल्युटली राइट, लेकिन वो इस हद तक ही अमेंड कर सकती है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो वायलेट ना हो, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है या कोर स्ट्रक्चर है, कोर वैल्यूज हैं, उन्हें अमेंड नहीं कर सकता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी अमेंड कर सकता है। अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट कर रही है और वो बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को अमेंड कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो उसे क्या किया जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में यही होता है। तो जो भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, जो भी लॉ, अगर वो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाला गया है
तो वो ओपन है पूरी तरीके से जुडिशियल रिव्यू के लिए, याद रखिएगा। अब 31C में क्या होता है, द सेविंग ऑफ द लॉ गिविंग द इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब इनमें तो कुछ लॉस को बचाने के लिए और इसमें ई स्टेट बचाने के लिए ए और बी में हुआ। सी में क्या है कि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आपको अभी आगे मैं बताऊंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताऊंगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर्सेस फंडामेंटल राइट, ये फाइट आज भी चलती है। स्टेट क्या करता है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब वो उसको प्रमोट करने की बात करता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक वेलफेयर पॉलिसी होता है, ठीक है, वेलफेयर पॉलिसी को लेके चलते हैं। और इनमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो प्रिंसिपल्स हैं कि अगर स्टेट उन्हें करेगा तो फिर उसकी पॉलिटिक्स चमक जाएगी, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स समझ जाएगी। तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की काम करती है, और जब उनको ये इम्प्लीमेंट करने जाती है तो कहीं ना कहीं इनको इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है। ठीक, अभी मैं आगे इसको पूरी तरीके से एक केस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में फाइट चलती रहती है। तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो हो जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, तो इसीलिए वायलेशन हो जाता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने में कुछ जो लॉज हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको सेव किया जाता है, इसी पर्टिकुलर फाइट से बचाया जाता है कि अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेशन करते हैं तो उन्हें वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसको ऐड कब किया गया? 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। कहा गया है कि प्रोटेक्शन फॉर लॉज जो इंप्लीमेंट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39B 39C, मतलब जो भी आर्टिकल, मतलब जो भी लॉ, जो भी डीपीएसपी 39, जो भी लॉ डीपीएसपी के प्रिंसिपल 39B और 39C, मैं दिखा देता हूँ 39B और 39C में है क्या। ये देखिए 39B, द इक्वालिटी 39 है, ये B है, ये C है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी ऑन द कॉमन गुड, मतलब ये क्या कह रहा है पता है आप, कि जो इक्विटेबल करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। और मटेरियल रिसोर्सेज ये बहुत बड़ा टर्म है, मतलब कि लोगों के पास जो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए एक फूड ही है, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी इस फूड का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तभी तो पीडीएस लेकर आया गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन मिलता है लोगों को। ये बहुत मैंने छोटा एग्जांपल बताया है। गवर्नमेंट इंश्योर करेगी सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। एजुकेशन एक मटेरियल रिसोर्स है। हेल्थ तो सरकारी हेल्थ एजुकेशन इसीलिए तो बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि जो रिसोर्स है वो कम्युनिटी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और कम्युनिटी का कॉमन गुड हो। इस चीज को ये क्या है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। तो इस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा 20C क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। प्रिवेंट करना है कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब कोई पर्सन ज्यादा है लेके बैठा हुआ है, मतलब कोई पर्सन ज्यादा, किसी के पास ज्यादा है वेल्थ है, किसी के पास कम वेल्थ है। इंश्योर करेगा स्टेट कि ऐसा ना हो कि किसी के पास ज्यादा वेल्थ हो जाए, किसी के पास कम हो जाए, ये कंडीशन मेंटेन करके रखेगा। तो जब ये चीज मेंटेन करके रखी जाती है, तो इन चीजों को करने के लिए ये जो ये बी और सी हैं, अगर कोई भी लॉ आर्टिकल ये बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो 939B और सी को इम्प्लीमेंट करता है, कोई भी लॉ, ठीक है, कोई भी लॉ अगर इम्प्लीमेंट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, जो भी मैंने आपको बताया 39B और सी, और अगर इस इम्प्लीमेंटेशन में फंडामेंटल राइट को, अगर फंडामेंटल राइट से वो क्या करता है, इन्फ्रिंज भी करता है, तभी वो लॉ वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 31(1)(c) इसको एक्सेप्शन देता है, फंडामेंटल राइट में एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये सब जो मैंने बताया आपको, ये सब फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट में आपको रिजर्वेशन मिल रहे हैं उसके अलावा, ठीक है, तो ये भी है। साथ में 33 भी एक्सेप्शन है, आर्म फोर्सेस में नहीं होगा, ठीक है। और ये 34 भी एक्सेप्शन है कि जहां पे आपको ये मार्शल लॉ होगा वहां पे भी नहीं होगा। तो ये सब एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये अभी आपको, और जब मैं एक केस दिखाऊंगा तो ये और समझ में आएगा, जो ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में फाइट होती है, ठीक है। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आउटसाइड द पार्ट 3 हैं, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपको ये देख लेना है। ये एक है 65, जिसमें ये बोला गया है कि नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट द एन अथॉरिटी, मतलब जो टैक्स और ये लिया जाएगा ये एक प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू ही लिया जाएगा। अगर प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू नहीं लिया जाता है तो वो टैक्स नहीं लिया जाएगा।
आर्टिकल 301 मैंने बताया कि नो पर्सन शैल बी डिवाइड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, मैंने बताया था एक्सेप्ट द अथॉरिटी, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी, मतलब जो मैंने बताया था राइट टू प्रॉपर्टी है उसे फंडामेंटल राइट हटा करके उसे कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया गया है 300 ए के अंतर्गत। अब पार्ट कौन सा है? पार्ट 12 है, पार्ट 12 है, ठीक है, ठीक है। और एक्सेप्ट डिप्राइव नहीं किया जाएगा उनके राइट टू प्रॉपर्टी के, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन सी हो सकती है? वो जुडिशरी हो सकती है और वो गवर्नमेंट हो सकती है। जो अथॉरिटी जो अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है उसी अथॉरिटी से ही आपके राइट टू प्रॉपर्टी को डिप्राइव आपसे किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 301 ए पार्ट 13, तो आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है और इंटर कोर्स कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरी कंट्री में आप कहीं भी ट्रेड और ये सब कर सकते हैं। ये आर्टिकल आपको ये फंडामेंटल राइट कहाँ से आपको ये राइट कहाँ से मिल रहा है? 301 से मिला है। तो ये देख रहे हैं आपके पास ये सारे राइट हैं। राइट क्या है? कोई आपसे टैक्स नहीं ले सकता है, नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी लगाई गई है, बताया डिजिग्नेट की गई है, वही अथॉरिटी आपसे टैक्स लेगी, अदरवाइज टैक्स नहीं लिया जाएगा। नो पर्सन शैल बी नो पर्सन शैल बी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव, आपके प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा जब एक्सेप्ट अथॉरिटी जो उसके लिए डिजिग्नेट की गई है उस अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है। और फिर ये आपको फ्रीडम है, मतलब इसकी भी फ्रीडम है, आपके पास ये भी राइट है कि आपके पास ये पूरी फ्रीडम है कि आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ये याद रखिए, जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, मतलब उनका इन्फोर्समेंट कोर्ट में किया जा सकता है, वैसे ही इनका भी किया जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये राइट जस्टिसिएबल तो है, मतलब ये जो तीन मैंने बताए हैं जो आउटसाइड द फंडामेंटल राइट है, ये जस्टिसिएबल है, मतलब अगर आप उनका इन्फ्रिंजमेंट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, इनके केस में भी जा सकते हो, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, आपको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर वहां पे अपील, वहां के अपील से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जुडिशली जो जस्टिसबिलिटी ऑफ द राइट आउटसाइड द फंडामेंटल राइट है, वेल दिस आर जस्टिसिएबल हैं, द जस्टिसिएबल मीनिंग दे कैन बी इन्फोर्स इन द कोर्ट, इन्हें कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है। द प्रोसेस फॉर द इन्फोर्समेंट डिफर फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, यहाँ हमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम पहले हाई कोर्ट जाएंगे, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये रह गया है, ठीक है। चलिए, फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो गया, बहुत लंबा हो गया ये। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे हम सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से आर्टिकल में 36 से लेकर के 51 तक है। 35 तक देखा हमने, ये आर्टिकल पढ़ा है। 35 के बाद क्या आता है? ये 35 आर्टिकल था, 35 आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल फंडामेंटल राइट कौन सा था? 35 था। अब तो 35 के बाद कौन सी बारी आती है? 36 की बारी आती है। तो 36 से 51 अब क्या होंगे? फंडामेंटल नहीं, राइट नहीं, डीपीएसपी होंगे। डीपीएसपी का डिस्कशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कौन से पार्ट में है? फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में थे, ये पार्ट 5 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ से आर्टिकल में? 35, 36 टू 51, ठीक है, ठीक है। ये कैसे करते हैं? ये डायरेक्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये बताते हैं कि स्टेट को कैसी पॉलिसीज लेके चलनी चाहिए, सरकार कैसी लॉ बनाएगी, कैसी पॉलिसी बनाएगी, उनको एक डायरेक्शन देती है ये। अभी जब मैं आपको एक एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में जो गवर्नमेंट सरकार जो पॉलिसीज बनाती है, लॉ बनाती है, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही बनाती है, वही इनको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका मेन पर्पज यही है, ठीक है। अब याद रखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ओरिजिनली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें कॉपी किया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब जो मेन ओरिजिन सोर्स है अगर देखा जाए तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंडिया ने जो बोरो किया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया है, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिडर एज द सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा होगा 1935, तो उसमें कुछ इसी तरह के प्रिंसिपल दिए गए थे, जो उस समय की जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्हें डायरेक्शन देती थी कि आपको ऐसे ऐसे लॉ बनाना है, ये वैल्यूज को सेंटर करना है। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऐसे प्रिंसिपल्स को कहते थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस देते थे गवर्नमेंट्स को। तो उस समय का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ऑलमोस्ट सिमिलर आज का डीपीएसपी है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इनका एम वही मैंने बताया, वेलफेयर स्टेट बनाना है। दैट्स व्हाई अंबेडकर जी ने इन्हें क्या कहा है? नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी इन्हें क्या किया है? कंसाइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा एक चीज इसमें भी याद रखिएगा, हाँ, ये 32 जो आर्टिकल है, इसे अंबेडकर जी ने क्या कहा है? लिख लीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने, याद रख लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये अंबेडकर ने ही कहा है साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 32। ये आत्मा है कि अगर मान लीजिए आर्टिकल 32 नहीं होगा तो लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे। जब वायलेट होंगे तो फंडामेंटल राइट के कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। तो ये आत्मा है, ये फंडामेंटल राइट को रेलेवेंट बनाती है, अदरवाइज रेलेवेंसी ही नहीं रहेगी अगर वो जस्टिसेबल नहीं होंगे। ठीक है। फीचर ऑफ द फंडामेंटल डीपीएसपी क्या है? जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि पहले बता चुका हूँ कि ये इन्फोर्समेंट नहीं है, मतलब जस्टिसेबल नहीं है, दे आर नॉट जस्टिफिएबल। मतलब अब इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट अगर इनको अप्लाई नहीं कर रही है अपनी पॉलिसीज में, तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो इनके इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, लाइक फंडामेंटल राइट। ठीक है। और डीपीएसपी आर एम टू प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एस्टैब्लिशिंग द जस्ट सोसाइटी, बता चुका हूं मैं। दे इनकरेज द प्रमोशन ऑफ द गुड गवर्नेंस, बिल्कुल याद रखिएगा इनका पर्पज है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, याद ये आपको करना है। देखिए, जो ये प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 आइडियोलॉजीज में डिवाइड किया गया है। एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, ये याद रखिएगा। कौन सी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में आता है? एक है गांधीयन आइडियोलॉजी, जो गांधी जी के आइडियोलॉजी के बेसिस पे बनाए गए हैं। एक है लिबरल आइडियोलॉजी। लिबरल आइडियोलॉजी आजकल के इंटेलेक्चुअल और उनके बेसिस पे है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। 39। अब देखिए, डायरेक्टर प्रिंसिपल मैंने आपको दिया है कि कौन सा डायरेक्टर प्रिंसिपल है, क्या आर्टिकल है, साथ में उन्हें किस इनिशिएटिव के थ्रू इंप्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने। तो देखो, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर, प्रीमेच्योर विद सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड टू मिनिमाइज द, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इक्वालिटी लाने के लिए, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री आवास योजना लेके सबको घर मिले, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सबको खाना मिले, ठीक है, सबको फूड मिले। तो ये सब क्या करें? तो प्रमोट करें वेलफेयर सोसाइटी ना, है, सोशल ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड द स्टेटस। इनइक्वालिटीज तो इसी से खत्म होगी ना, जब सबके पास घर हो जाएगा तो इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। इस पॉलिसी के थ्रू ये काम किया जा रहा है। इनमें से मैंने बीओसी को पहले प्रमोट कर बता चुका हूँ, राइट टू एडुकेट द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आपके पास एक एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखो मनरेगा लाया गया था, गवर्नमेंट ने मनरेगा लेकर आई है। इसमें आपके पास लाइवलीहुड सिटीजन को दिया जाता है, 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। तो इसी पॉलिसी, मनरेगा पॉलिसी के अंतर्गत ये 39A को इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और सी हो गया है। ठीक है, इक्वल पे, वुमेन और मेन दोनों को इक्वल पे देना है। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट, ये भी फंड डीपीएसपी गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत देखिए आपको मिनिमम वेजेस, ठीक है, एक्ट लाया गया जिसमें सबको इक्वल वेजेस की बात की जाती है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर एंड चाइल्ड फोर्सिबल लेबर। ठीक है, फोर्सिबल अब्यूज, मतलब फोर्सफुली काम नहीं किया जाएगा और वर्कर्स के हेल्थ को ध्यान रखा जाएगा। तो आपको ये मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सब पॉलिसीज दी गई हैं, आपको ये पॉलिसीज याद नहीं करनी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद नहीं करनी, आपसे पूछने नहीं जा रहा है कोई, तो याद मत करिएगा, बस नजर घुमा लीजिएगा कि हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग आपको हो कि इस पर्टिकुलर डीपीएसपी में ये पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है, इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। 39B 39A क्या कर रहा है? देखो, ये जो कैप स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं ना, ये पर्टिकुलर 39 के ही पार्ट है। अब 39A अलग से जोड़ा गया है, जो कैपिटल का आ जाता है ना ए बी, तो वो समझ लीजिए अलग से जोड़ा गया है। टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड, मतलब लोगों को फ्री में कानून कोर्ट में जस्टिस दिलाना। गवर्नमेंट ही आपके वकील को हायर कराएगी, गवर्नमेंट ही आपके सारे सारे जो एक्सपेंडिचर होंगे उसको बियर करेगी। ठीक है, लेकिन वो सिलेक्टेड लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया इसके लिए जब मैं पीआईक्यू कराऊंगा तो उस पर और डिटेल में बात करेंगे। नालसा बनाया गया। नालसा क्या करती है? लोगों को हेल्प करती है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने में। और न्याय मित्रा स्कीम, ठीक है, 41 आर्टिकल 41A ये करता है टू राइट टू वर्क एंड एजुकेट एंड पब्लिक असिस्टेंस, मतलब लोगों के पास सिक्योर करना, स्टेट को ये डायरेक्ट करती है कि आपको ये सिक्योर करना है राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई डिसेबल्ड है, उस केस में उसको एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस मिले, तो ये भी देना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने मनरेगा लेके आई है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लेके आई है, जो इन लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को और अनएम्प्लॉयड लोग हैं तो उनको मनरेगा के थ्रू जॉब देना, तो ये काम गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, आपको पर्टिकुलरली ये याद कर लेना है किसमें कौन कौन सी डायरेक्टर प्रिंसिपल आते हैं किस आर्टिकल में।
43A देखिए 43 41 है 43A, ठीक है। ये थोड़ा सा हैफजर्ड लगेगा कि 39 के बाद 41 के बाद 39 के बाद 40 नहीं आया, तो दरअसल हम सीक्वेंस वाइज नहीं कर रहे हैं, हम आइडियोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं। अभी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ही चल रही है, समाजवादी आइडियोलॉजी। समाजवादी आइडियोलॉजी में जितने हैं हम उतने करेंगे, उसके बाद गांधी प्रिंसिपल करेंगे, क्योंकि कई बार वो लोग ये पूछ लेते हैं कि पूछ सकते हैं एग्जामिनर की माइंड को कुछ पता नहीं है कि कौन से डायरेक्टर प्रिंसिपल सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में आते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। टू टेक द स्टेप टू सिक्योर द प्रिंसिपल ऑफ द वर्कर इन द सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में आपको लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट लाया गया। 47 कॉन्स्टिट्यूशन 47 आर्टिकल के तौर पे क्या किया जाता है डीपीएसपी में, रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का लेवल हटाना, बढ़ा उठाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ाना और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड लाया गया, पोषण अभियान चलाया जा रहा है जो लोगों की पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, लिव ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब गांधी प्रिंसिपल में क्या किया जाता है, गांधी प्रिंसिपल आर्टिकल 14 लाया गया। अब आर्टिकल 14 में क्या कहता है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई। गांधी जी विलेज पंचायत के बहुत सपोर्टर थे और साथ में इन विलेज पंचायत को एडुकेट अथॉरिटी दी जाए ताकि ये फंक्शन कर सके एज अ सेल्फ गवर्नमेंट, छोटी गवर्नमेंट जो गांव लेवल पर होती है। तो इसके अंतर्गत ही गवर्नमेंट ने क्या किया, सक्सेसफुल पीआरआई मॉडल लेकर आए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेकर आए और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया इनको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये चीज फुलफिल की ना 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब सॉरी 43 आर्टिकल में क्या क्या प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड द इंडिविजुअल कोऑपरेटिव बेस्ड इन रूरल एरिया, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। 43B अलग से ऐड किया गया है कि कैपिटल का भी है। इसमें क्या किया जाता है, वॉलेंट्री बेसिस पे, वही मैंने बोला ना, तो ये 43B 97 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। अभी पर्टिकुलरली मैंने कौन सा किस आर्टिकल का ऐड किया गया, मैंने ये भी ऐड लिख रखा है, ये देखिए 97 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 43B ऐड किया गया। क्या याद किया गया, प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। कोऑपरेटिव सोसाइटी हम पहले भी कल भी पढ़ चुके हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो डीपीएसपी में मैंने बताया ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जब 97 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है उसने फंडामेंटल ड्यूटी में भी चेंजेस किए, फंडामेंटल आपके सॉरी फंडामेंटल डीपीएसपी में भी चेंजेस किए आपके, और फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस किए। फंडामेंटल राइट्स में उसने आर्टिकल 19 में चेंजेस किए और डीपीएसपी में 43B ऐड किया अलग से, और अलग से इन्होंने क्या किया, अलग से पार्ट भी ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी से रिलेटेड है प्रोविजन, ठीक है। तो 3 चेंजेस 97 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ने किए, तो याद रखिएगा, ठीक है। आपको डेमोक्रेटिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये बात क्या की गई थी। 46 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एसटी एंड एसटी कैटेगरी। एससी एंड एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके एजुकेशनल और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, और जो अदर वीकर सेक्शन सोसाइटी हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जुड़ते हैं, तो उन सभी के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए, ठीक है, स्टेट क्या करेगी, इनके इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी, इनके इंटरेस्ट को सर्व करेगी, सिक्योर करेगी, ये भी करेगी। साथ में इनके सोशल जो इंजस्टिस इनके साथ होता है इसको भी रोकेगी, इनको इनसे प्रोटेक्ट करेगी। तो ये स्टेट को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना है इन लोगों को, ठीक है, सोशल जस्टिस से, इनजस्टिस से, एक्सप्लॉइटेशन से, और प्रमोट करना है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन लोगों के। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, कॉम्प्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट लेके आ गया। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, इनका अत्याचार होता है, ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट के थ्रू क्या किया, इनको प्रोटेक्ट किया जाने लगा, इनके अगेंस्ट जो एक्सप्लॉइटेशन होता था। आर्टिकल 47 क्या कहता है, प्रोहिबिट करता है कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, मतलब जो शराब और ये सब चीजें होती है तो उन पे बैन होता है, तो बैन लिखकर बिहार में लिखकर का बैन कर दिया। सिगरेट और गुटखा में भी बैन लगा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 47 में इन इंटॉक्सिक चीजों को, ड्रिंक और इनके कंजम्पशन पे रोक लगाई जाती है, और स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आप इन्हें प्रोहिबिट कर दो। लेकिन स्टेट कहाँ प्रोहिबिट कर रहा है, स्टेट को तो अपना टैक्स चाहिए जो इनसे मिल रहा है, सेस चाहिए जो इनको इनसे मिल रहा है। तो ये पॉलिसी, ये पर्टिकुलर जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है तो स्टेट फॉलो ज्यादा नहीं करता है, ठीक है। हाँ, बिहार में कर दिया जाता है, वो भी चोरी चुपके होता है, ठीक है। 48 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट क्यों आ रहा है, आर्टिकल 48 इसमें क्या कहता है, प्रोहिबिट करता है स्लॉटर काउ एंड अदर जो होते हैं इनको मारा नहीं जाएगा, ठीक है, और इनकी ब्रीड जो होती है इसको इवन स्टेट इंप्रूव करेगा। तभी तो राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन लाया गया, ठीक है, और कामधेनु योजना और ये सब लाया गया जिसमें काउ स्लॉटर जो है इनको इनको रोका जा सके, प्रोहिबिट किया जा सके, ठीक है। साथ में इनके
ब्रीड को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये स्टेट को ये डायरेक्ट करता है। अब लिबरल में क्या कौन कौन से आते हैं? लिबरल में आते हैं आर्टिकल 54, ठीक है। अब ये क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने सुना होगा, सबके लिए एक समान आपके जो सिविल केसेस होते हैं, मतलब दरअसल जो अडॉप्शन से रिलेटेड और डाइवोर्स से रिलेटेड और मैरिज से रिलेटेड ये जो लॉज हैं, ये लॉज कौन कौन से लॉज, जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज जो होते हैं उनमें यूनिफॉर्मिलिटी की बात की जा रही है, सभी रिलीजन में सेम होना चाहिए। और कौन कौन से? डाइवोर्स से रिलेटेड, ठीक है, डाइवोर्स से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, और साथ में किससे रिलेटेड? डाइवोर्स, मैरिज और अडॉप्शन, बच्चे का अगर आप अडॉप्शन करा रहे हो तो इससे रिलेटेड जो ये सिविल के इश्यूज हैं, इन सिविल इश्यूज में जो लॉज होने चाहिए वो सेम होने चाहिए बट हर एक रिलीजन में, ठीक है। ऐसा क्या होता है, कोई रिलीजन में आप ट्रिपल तलाक कह के 3 बार तलाक करके डाइवोर्स कर सकते हो, किसी रिलीजन में शादी का अलग अलग चलता है, तो हर रिलीजन में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लॉ के लेकर के। उस चीज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। तो हिंदू कोड बिल लाया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया, यूबीसी यूसीबी जो यूसीसी है वो उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है, एक तरीके से हो रहा है। वहाँ पे हर एक रिलीजन के लिए जो ये पर्सनल लॉज हैं सब सेम है, ठीक है, पर्सनल लॉज जो हैं वो सब सेम है। मैरिज और अडॉप्शन एंड द डाइवोर्स के लिए जो लॉज हैं वो सेम है, हर एक रिलीजन के लोगों को एक ही तरह के लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा, वो अपने पर्टिकुलर रिलीजन के जो लॉज हैं उनको नहीं अपना सकते हैं, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की जाती है, काफी इस पर डिबेट चलती है, ठीक है। आर्टिकल 45 प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर, मैंने बताया था इस सब्जेक्ट को चेंज किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो टिल द वो अपने एजुकेशन नहीं कंपनी, इसको पढ़ लीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आया था। 48 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, और उनको मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे उनको लाया जाएगा। कुसुम योजना ये सब लाया गया, सॉइल हेल्थ कार्ड जो एग्रीकल्चर और इनके 48A में क्या क्या प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है इन्वायरमेंट, ठीक है, और सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट एंड, अब इसे ऐड किया गया है, इसे ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया गया, तो ये सारे एक्ट लाए गए हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आर्टिकल 48 के थ्रू 49 में क्या कहता है, तो प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो हमारे जो दिल्ली का लाल किला है और ताजमहल है, छोटे छोटे अदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है। स्टेट को डायरेक्ट कर रहा है कि आपको इन्हें प्रोटेक्ट करना है। आर्टिस्टिक ये जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट के हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें जैसे ताजमहल, ये सब चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, तो आपको इन्हें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो नेशनल हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया इनके लिए अचीव करने के, तो हर एक चीज को हर एक डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल हैं उनको आप देख रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। तभी तो मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को अपनी पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग लॉज भी बना रही है, इनमें बहुत बहुत वेलफेयर की बातें की गई हैं, ठीक है। आर्टिकल 50 टू सेपरेट द जुडिशरी, जुडिशरी को सेपरेट करता है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है इन पब्लिक सर्विस, ठीक है। बस वही है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात आ रही है यहाँ पर वही, लेकिन हमें पता है इंडिया में फ्यूजन है, ठीक है, लेकिन सेपरेशन एक जगह मिलता है इंडिया में, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बेसिस पे, जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में आपको सेपरेशन दिखेगा, इनके और इनके बीच में आपको सेपरेशन दिखेगा, ठीक है। जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर सेपरेशन, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव सेपरेशन आपको दिखेगा। बाकी इन दोनों में तो आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में तो आपको फ्यूजन ही दिखेगा पावर का, ठीक है। तो ये हो, उसके लिए देखिए ये लाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो हाई जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में है या जुडिशरी या लेजिस्लेचर के बीच में, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये कोर वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसे कोई हटा ही नहीं सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आर्टिकल लास्ट है 51, जिसमें नेशनल पीस की, इंटरनेशनल पीस की बात किया, सिक्योरिटी की, समझ लीजिए ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मेंटेन करने में बहुत रोल करता है, मतलब गवर्नमेंट जो फॉरेन पॉलिसी अपनाती है वो फॉरेन पॉलिसी इसके बेसिस पे होता है कि आपको हॉनरेबल रिलेशन रखना है बिटवीन द नेशन, ठीक है, सिक्योरिटी और मेंटेन करना है, जस्टिस, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करके रखना है, प्रमोट करना है, और फॉस्टर करना है रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशल लॉ को आपको मेंटेन करके रखना है, रिस्पेक्ट करना है, और ट्रिटी को ऑब्लिगेशन करना है, इनकरेज करना है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय द आर्बिट्रेशन, क्योंकि आप गवर्नमेंट इंडिया में जनरली मध्यस्थता और टॉक्स के बेसिस पे ही किसी भी डिस्प्यूट को एड्रेस करने की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि हमें ये प्रिंसिपल्स डीपीएसपी से मिल रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट,
पंचशील डॉक्ट्रिन, ये सब कहाँ से आ रही है? ये सब यहीं से आ रही हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अमेंडमेंट है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने, देखिए ये ऐड किया है 39 कॉन्स्टिट्यूशन 39 आर्टिकल को ऐड किया, 39 आर्टिकल में ये ऐड किया है, ठीक है, ठीक है, एफ वाले को ऐड किया है, दरअसल एफ वाले को ऐड किया है। 39 ए ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? अब तक डीपीएसपी में 3 से 4 चार में शायद मेरे ख्याल से चार अमेंडमेंट हो सके हैं, और चारों अमेंडमेंट में कुछ ना कुछ ऐड किया गया है। 39 ऐड किया 42 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से, 43 ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, और 48 ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू। इनके अंदर की बात मैं बता चुका हूँ। 44 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू क्या क्या ऐड किया गया? 38 में ये लाइन ऐड की गई, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड फैसिलिटी। 38 में ये यहाँ तक तो पहले से ही था, 38 में ये यहाँ तक तो पहले से ही था, यहाँ तक पहले से था। तो मिनिमाइज द इनइक्वालिटी और ये इनकम फैसिलिटी ये बाद में ऐड किया गया है, किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड के थ्रू ऐड किया गया, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने बताया कि 85 के जो जो वो है उसको चेंज किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मैं बता चुका हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लाया गया, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आउट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स दैट इज आउटसाइड द पार्ट, जैसे फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट आउट ऑफ द कुछ राइट्स जो सिटीजन के हैं वो आउट ऑफ द फंडामेंटल राइट हैं, वैसे ही कुछ डीपीएसपीज हैं, मतलब डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट्स को डायरेक्ट करते हैं, वो आउट ऑफ द पार्ट 4 हैं या डीपीएसपी से आउट है। उसमें पहला क्या है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 335 जो पार्ट 15 में है, ठीक है, सॉरी 16 में है, जो क्लेम करता है एस सी एन एस टी को टू सर्विस, ठीक है, एस सी एन एस टी को सर्विसेज देना है, उसमें टू इंश्योर दैट द क्लेम ऑफ द एस सी एन एस टी ट्राइब इन द अपॉइंटमेंट। बात यही आती है कि यहाँ पे वही वाला केस आता है, इंदिरा साहनी वाला केस, जिसमें ये बात कही जाती है कि गवर्नमेंट जब पर्टिकुलरली रिजर्वेशन देगी, ठीक है, रिजर्वेशन देगी तो ये मेंटेन करके रखेगी कि इंदिरा साहनी केस है, चाहिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंदिरा साहनी केस है। इंदिरा साहनी केस में क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कि गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन देती है एस सी एन एस टीज को, ठीक है, इस रिजर्वेशन में क्योंकि ये लोग बहुत एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं और पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते हैं, रिजर्वेशन के बेसिस पे कम मार्क्स में इनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, और साथ में आर्टिकल 335 में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ये डायरेक्ट किया है इनको कि आप इनको रिजर्वेशन देकर के अंदर ला रहे हो, जॉब में गवर्नमेंट में ला रहे हो, ये जरूर मेंटेन करके रखिएगा कि इससे जो गवर्नमेंट की जो इफिशिएंसी है वो ना बिगड़े एडमिनिस्ट्रेशन की। मतलब इनको रिजर्वेशन देने के चक्कर में जो एफिशिएंसी है कि थोड़ा सा ये लोग एजुकेशनली थोड़ा सा कम इफिशिएंट हैं, इसके चक्कर में हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, फंक्शनिंग एफिशिएंसी है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वो मेंटेन रहे, ऐसा याद रखिए, बस इतना मेंटेन करके रखिएगा। तो ये डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ये आपके आर्टिकल 30 एंड 35 भी बोल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी केस में इसी चीज को रिपीट किया है कि आपको ये चीज जरूर मेंटेन रखना है कि इफिशिएंसी रहे अलॉन्ग विथ आप रिजर्वेशन दें। 350 ए जो पार्ट 7 है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन करता है मदर टंग में, ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि स्टेट इनकरेज करे कि हर एक स्टेट और लोकल अथॉरिटी प्राइमरी एजुकेशन जो दे वो मदर टंग में ही दे। मतलब कोई तेलुगु का है तो उसे जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन है नर्सरी से लेकर के क्लास 5th तक की वो एजुकेशन उसे मदर टंग में दिया जाए, तेलुगु में ही दिया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के ग्रुप को भी हेल्प मिलती है। 351 पार्ट 7 डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, 350 ए में तो बात कर रहा है कि मदर टंग में प्रमोट कीजिए एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे। 351 में क्या कह रहा है कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए उसको उस प्रमोट करने और डेवलप करना है स्पीड हिंदी लैंग्वेज एंड सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन अक्रॉस द कंट्री। इस रूप में हिंदी को डेवलप करने के लिए भी गवर्नमेंट को स्टेट को डायरेक्ट कर रहा है 351 आर्टिकल, इसलिए कि हिंदी को एक ऐसे रूप में डेवलप करना, प्रमोट करना कि वो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन जाए पूरे कंट्री में, ठीक है, इस तरह से करना। अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपीज में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कई केसेस के थ्रू डिसॉल्व किया गया। तो पहला केस था चंपारण धोराई केस वर्सेस स्टेट ऑफ, अब ये केस याद रखिएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी सब्सिडरीज हैं फंडामेंटल राइट्स के, मतलब फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है, डीपीएसपी उसके अंडर है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है।
कभी भी डिबेट की बात है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो डिबेट हुई है उसमें पर्टिकुलर केस में क्या कहा गया। तो गोलकनाथ केस में क्या कहा गया, गोलकनाथ केस में कहा गया कि अस्सी ने दोबारा बोला कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कह सकता है डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। मैंने वही बात बोला ना कि आप डीपीएसपी को गवर्नमेंट डीपीएसपी स्टेट या गवर्नमेंट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड करने चली जाती है कि भाई हम फंडामेंटल राइट में थोड़ा सा ऐसे चेंजेस कर दें ताकि हम डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करें किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के डीपीएसपी को, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो। तो ये भी नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। तो गोलकनाथ केस में ये फिर कहा गया, और ये केस का डेट भी याद रखना। केशवानंद भारती केस में अगेन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा रिजायत दी और कहा कि जो डीपीएसपी की जो 39 बी और सी हैं ये सुप्रीम नहीं है, मतलब ये फंडामेंटल राइट के सुप्रीम है। मतलब फंडामेंटल राइट ये अगर जो भी लॉ अगर इनको फॉलो करके इनके बेसिस पे लॉ कोई बनता है जो इन्हें अप्लाई करता है 39 बी और सी, जो मैंने बताया था कि इक्विटेबल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, 39 सी में, बी में था कि आपको जो है पर्टिकुलरली जो कॉमन पब्लिक गुड को करने के लिए मेंटेन करने के लिए जो बात की गई, तो इन चीज़ों को अगर प्रमोट करें तो अगर कोई लॉ ऐसे डीपीएसपी प्रमोट कर रहा है तो वहां पे डीपीएसपी सुप्रीम हो जाएगा फंडामेंटल राइट से। लेकिन वो केवल इन्हीं दो डीपीएसपी के केसेस में फंडामेंटल राइट से सुप्रीम है डीपीएसपी, अदर केसेस में फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इनके बीच में कोई फाइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों टू व्हील हैं एक रथ के। कोई भी रथ, मतलब इंडिया एक समझ लीजिए रथ है, तो इस रथ को चलाने के लिए फंडामेंटल राइट भी जरूरी है जो इंडिविजुअल के राइट को सपोर्ट करता है, और डीपीएसपी भी जरूरी है पर्टिकुलर स्टेट को ऐड करता है कि लोगों के राइट को कैसे, लोगों के लिए कैसे वेलफेयर करना है। तो ये दोनों ही नेशन के लिए जरूरी हैं। ये एक रथ के दो पहिए हैं जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं और अलग अलग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हमें इनमें बैलेंस और हार्मोनी रखनी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मिनरल मिल्स केस में कहा था, तो ये चीज रखेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है कि इसमें सिटीजन क्या करता है, दरअसल एक चीज रखेगा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि आपको एक फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। नो ड्यूटीज द सिटीजन वर इनकॉर्पोरेटेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इसे बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बाद में इसे ऐड किया गया, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब हुआ क्या कि फंडामेंटल ड्यूटी पहले है क्या, पहले ये बता देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी मतलब कि आपको अगर गवर्नमेंट या स्टेट कुछ राइट्स दे रही है कि आपके पास ये अधिकार है, तो स्टेट ये भी डिमांड करती है कि आप स्टेट के लिए कुछ ड्यूटीज को फुलफिल करें। तभी तो गांधी जी ने भी कहा है और कई लोगों ने कहा है कि राइट्स और ड्यूटी एक साथ ही चलते हैं। अगर आप अपने राइट्स को फॉलो नहीं करोगे तो, मतलब आप अगर अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करोगे, ड्यूटी को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप राइट तो भूल ही जाओ। एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ड्यूटी और राइट में बैलेंस क्यों जरूरी है। राइट्स के साथ साथ ड्यूटी भी होना चाहिए। मान लीजिए आपकी ड्यूटी है कि आप लॉ को फॉलो करो, आप लॉ को फॉलो करोगे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ठीक, भांगड़ा करोगे आप, आप रियॉट निकालोगे, जुलूस निकालोगे, रोड पे धरना दे दोगे, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, ऑल्दो ये आपकी ड्यूटी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखें, ठीक है, लॉ को फॉलो करें। अगर आप ये नहीं करते हैं, ठीक, अगर आप ये ड्यूटी फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए आप दूसरे के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो। ठीक है, क्या कैसे वायलेट कर रहे हो, आप रोड पे कुछ चीजें ऐसे कर रहे हो जो ठीक नहीं है, तो इससे लोगों का जो मूवमेंट का राइट है, जो मूवमेंट का मैंने बताया ना कि आर्टिकल 19 में दे हैव अ राइट टू मूव थ्रू आउट द कंट्री, तो मूवमेंट का राइट तो वायलेट हो रहा है अंडर आर्टिकल 19। तो आप अपने ड्यूटी के चक्कर में फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो दूसरे के। तो ड्यूटी और फंडामेंटल राइट दोनों एक साथ चलते हैं। आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल आपको करना पड़ेगा, आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपने राइट्स की डिमांड कर सकते हैं। अब अगर आप इनके फंडामेंटल राइट को इंश्योर नहीं करोगे तो कल को ये ऐसा काम खुद भी करने लगेंगे जिससे आपका फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स ना हो। तो बहुत बैलेंस बना के चलना होता है। ठीक है, तो इस बैलेंस को बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने एक कमेटी बैठाई। ठीक है, इमरजेंसी के समय में ड्यूटीज की बहुत जरूरत पड़ी, महसूस हुई, तो स्वर्ण सिंह कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई
और उस कमिटी ने ये रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट, जिससे नेशनल यूनिटी और डिसिप्लिन आ सके, लोगों में एक डिसिप्लिन हो सके। ठीक है, तो इस चीज को किया गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, सुरन सिंह कमेटी बनाई गई। ठीक है, और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू इसे लाया गया। ठीक है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू इसे लाया गया। सुरन सिंह कमेटी 40 आर्टिकल 51 ऐड किया गया और पार्ट 4A को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इनिशियली 10 ड्यूटीज थी, बाद में एक और ऐड की गई, 11 ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट थ्रू, मैंने बताया आपको। ठीक है, ठीक है, इसमें बताया गया कि पेरेंट्स को ये ड्यूटी दी गई है, हर एक पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल की उम्र है उनको स्कूल भेजे। तो ये चीज है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू पार्ट 51A ऐड किया गया, सॉरी आर्टिकल 51A ऐड किया, जिसमें पार्ट 4A ऐड किया गया, क्योंकि पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी से रिलेटेड है और 51 वहां तक डीपीएसपी चलता है। तो 51 के बाद 51A ही गवर्नमेंट ऐड करके इसी में सारे फंडामेंटल राइट को दे सकती थी, साथ में पार्ट 4A लगा सकती थी। तो यही गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस पार्ट 4A डाला और आर्टिकल 51A में ही सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया। अब ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला इस फंडामेंटल ड्यूटी का? तो सोवियत यूनियन यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या ये जस्टिसेबल है? तो नहीं, जस्टिसेबल नहीं है। मतलब कोई अगर अपनी ड्यूटी को पूरी नहीं करता है, फुलफिल नहीं कर सकता, तो आप उसको फुलफिल कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 3 चीज याद रखिएगा कि दोनों में बैलेंस, राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में बैलेंस जरूरी था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सुरन सिंह कमेटी बैठा ली। जैसे इमरजेंसी में समय में ये बैलेंस बहुत जरूरी समझा गया, इसकी नीड भी महसूस हुई इमरजेंसी के समय में इस बैलेंस की। सुरन सिंह कमेटी गवर्नमेंट ने तुरंत बैठा ली और कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि आपको आर्टिकल 51A ऐड करना चाहिए और पार्ट 4A, जिसमें 10 डीटीज को लाया गया। ठीक है, और इंस्पिरेशन ये सोवियत यूनियन से लिया गया है इसको लाने का। तो ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था, ऐसे फंडामेंटल ड्यूटी आया, पहले नहीं था। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि ओरिजिनली 10 ही थी, बाद में एक ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू। ये टोटल आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, ये पहले ए है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, ये वीडियो और बड़ी हो जाएगी, इनको रीड कर लीजिएगा। धन्यवाद। जैन, कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चाकू दे दो।